हर जगह आप देखेंगे महिलाओं के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं हो पाता है, उसको पटना भेजा जाता है और पटना में जाकर के पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिलता है और पीएमसीएच के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। और यहाँ मंगल पांडे यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि बिहार में हम पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। तो आज पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधियों का, लुटेरों का राज कायम हो गया, कहते हैं कि भ्रष्टाचार। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है, 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। नीतीश जी के पास हिसाब नहीं है, मोदी जी के पास हिसाब नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किसके लिए खर्च किया, कहाँ गया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए, और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो जो भी बात कर रहे थे, जो भी बात किए, कह रहे थे कि बिहार में नीतीश जी कहते थे कि हमारे रहते सांप्रदायिकता नहीं होगी। और क्या हुआ बिहार में? पूरे बिहार में भी मॉब लिंचिंग चल रही है। पूरे बिहार में गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर आपकी जमीन पर हमले हो रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भी हम देखते हैं कि कहीं बिहार शरीफ जल जाता है, सासाराम जल जाता है। तो बिहार में ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि बिहार में शांति रहे, बिहार में अमन और इंसाफ का राज हो, और बिहार में लूट खसोट बंद हो, बिहार में ये लाठी गोली की सरकार ना चले। आज हम बेतिया में, आपके इस इलाके में, सिकटा में है, पटना में 2 बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है इसी समय। अभी कुछ दिन पहले बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, अभी भी हो रहा है। भूमि सर्वे से लोग परेशान थे, तो भूमि सर्वे में जिन नौजवानों को काम में लगाया गया था जमीन नापने के लिए, वो इंजीनियर नौजवान है, डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, और वैसे नौजवान जो 5-5 साल से सरकार के लिए काम कर रहे थे। जब नौजवानों ने कहा कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी नौकरी को पक्की कर दो, हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, जैसे उन्होंने पक्की नौकरी की बात की, उन नौजवानों को अभी चुनाव से ठीक पहले 8,000 नौजवान को नौकरी से निकाल दिया। और वो सारे नौजवान जो भाजपा के दफ्तर में गए थे अपना पूरा मेमोरेंडम देने के लिए, पुलिस से पिटवा दिया उन नौजवानों को। वो सारे नौजवान पटना के सड़क पर लड़ रहे हैं। वो आपके चंपारण से लेकर के आप चले जाइए नालंदा, नवादा, जमुई, पूरे बिहार के नौजवान वहां लड़ रहे हैं। बिहार में लोग लड़ रहे हैं पेंशन के लिए, वो तमाम कर्मचारी, शिक्षक सब लड़ रहे हैं कि भाई हमें भी तो पेंशन का हक था, हमारा पेंशन अब क्यों। तो आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार इस समय परेशान है। कोई तबका नहीं जो परेशान नहीं है। व्यापारी, बड़े व्यापारी की हत्या पटना में, खेमका जी थे, बड़े व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई। कौन सुरक्षित है? किसी की सुरक्षा नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, अस्पताल नहीं काम कर रहा है, कल कारखाने सारे बंद पड़े हुए हैं। और हमारे मोदी जी आते हैं और आके कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। क्या हो रहा है कि पटना में जो हवाई अड्डा है उसका बड़ा टर्मिनल बन गया है। कह रहे पटना में अब मेट्रो चलने लगेगा। ठीक है, चले। कलकत्ता में तो कब से मेट्रो चल रहा है। कलकत्ता में मुझे जहाँ तक याद है 40 साल से वहाँ मेट्रो चल रहा है। दिल्ली में भी करीब 20-30 साल से खूब मेट्रो चल रहा है। तो बिहार में भी मेट्रो आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गरीबी का क्या है? ये जो पूरे बिहार में नीतीश जी आपने सर्वे किया और आपके सर्वे में पाया गया कि बिहार में करीब 1 करोड़ परिवार, 94 लाख परिवार है जिनकी पूरी कुल आमदनी महीने की 6,000 से कम है। और आपने कहा कि हम 2-2 लाख देंगे उन गरीबों को। दिया क्या? अभी तक किसी भी गरीब परिवार को या कोई साथी बताएंगे इन्हीं को मिला है क्या वो 2 लाख रुपए जो नीतीश जी ने कहा था देंगे? नहीं मिला। तो आपने कहा तो आपने कुछ किया नहीं। पूरे बिहार में बिजली के लिए हम लोग लड़ते रहे। हमारे संदीप सौरभ जी विधायक है, वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, तमाम हमारे विधायकों ने बार बार कहा विधानसभा के अंदर कि क्या बात है भाई, अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, पंजाब में मिल सकती है, तो बिहार में इतनी गरीबी है 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री मिल सकती है? तो नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। अभी मीना जी ने बताया कि भाई चुनाव आया है, चुनाव से पहले उनको लग रहा है कि 125 यूनिट फ्री दे देंगे तो बिहार के लोग बस इसी में खुश हो जाएंगे। 400 रुपए का पेंशन मिलता था बुजुर्गों के लिए, और 400 रुपए में क्या होता है आज के जमाने में? हम लोगों ने कहा कि 3,000 से नीचे कोई पेंशन नहीं, अब उसको 1100 किया है। तो चलते चलते आप जो कुछ कुछ पैसे दे रहे हैं इससे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और इसीलिए यात्रा में हमने देखा कि
कि जब ये नारे लगते थे कि वोट चोर गद्दी चोर, पूरे बिहार के बच्चे बूढ़े सब लोग एक साथ कह रहे थे कि बिहार में अब सरकार को बदल देना है, ये सरकार बहुत दिन हो गया नीतीश जी का, मोदी जी का, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए पूरा बिहार इस समय तैयारी कर रहा है। आप लोगों से भी अपील करने आए हैं कि आज इस समय हमें इस अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे बगल में नेपाल है, बगल में नेपाल है, और नेपाल में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। नेपाल में सारे नौजवान गुस्से में हैं। नेपाल में राजा को हटा करके वहां लोकतंत्र आया, संविधान आया, और लोगों को लगा कि इस समय हमें वहां रोजगार मिलेगा। जितना पलायन बिहार में है उतना ही पलायन नेपाल में है। सारे लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, रोजगार नहीं है। और नेपाल में भी जब नौजवान इस पर बात करने के लिए सड़क पर आए, गोली चल गई, गोली चल गई, 20-20 नौजवान शहीद हो गए, 400 से ज्यादा नौजवान घायल हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल में विस्फोट हुआ। तो हम पूछना चाहते हैं ये मोदी जी से, नीतीश कुमार से, कि बिहार में भी क्या आप चाहते हैं कि बिहार के गरीब, बिहार के महिलाएं, बिहार के नौजवान वो नेपाल की तरह करें पूरे सड़क पर आकर के? आप जो गरीबों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, नौजवानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वहां तो मान लीजिए अभी 20 साल हुआ है नेपाल में लोकतंत्र आकर। हमारे यहाँ तो 75 साल से, संविधान का 75 साल है, ये पूरे हो गए 75 साल। 75 साल से 70 साल से देश में चुनाव हो रहे हैं। तो हमारे देश में तो कोई राजा नहीं है। नेपाल में तो कल तक राजा थे, और आज भी राजा अभी इसी फिक्र में है कि कहीं से फिर मौका मिल जाए तो फिर से राजशाही थोप दे। ये अमेरिका वाले पूरी दुनिया पर दादागिरी थोपना चाहते हैं। उनको भी लग रहा है कि नेपाल में कोई मौका मिल जाए तो वहां भी हम नेपाल में भी आकर के बस कब्जा कर ले। ये राजा कहीं अमेरिका, ये लोग कोशिश में है नेपाल में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 75 साल से तो संविधान है, 75 साल से इसमें हम सरकारों को चुन रहे हैं। लेकिन आप देखिए मोदी जी को, उनको देखने से लगेगा कि खुद को लगा कि राजा बन गए हैं। कहां से सिंबल लेकर के आए, कोई राजा का था तमिलनाडु में, उसको ला करके पार्लियामेंट में रख दिया। एक राजा की तरह सोचते हैं, राजा की तरह बात करते हैं, और हमारे देश का जो संविधान है लगातार उस संविधान को कुचलने का काम करता है। ये जो वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया सबको, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट और बड़े लोगों के लिए भी एक वोट, सबको एक वोट की बराबरी, आज उस वोट को आप छीनने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा के लिए, अपने आजादी की रक्षा के लिए आज पूरे देश में लड़ाई हो रही है। तो चंपारण में अपने साथियों से कहेंगे, पिछले बार का जो चुनाव था 2020 में आप लोग जम के लड़े, हमारे वीरेंद्र जी जीत के गए, लेकिन अफसोस पूरे पश्चिम चंपारण के सिकटा के अगल बगल के सभी सीटों पर यहाँ एनडीए वाले रह गए, यहाँ भाजपा और जदयू वाले रह गए। और इसीलिए इस बार तैयारी करनी है कि पूरे पश्चिम चंपारण में भी एक एक सीट पर इस बार इंडिया की जीत की गारंटी करनी होगी। ये जो पूरे भाजपा के लोग, ये जो भाजपा जदयू की जो मिली भगत है, ये सारे लोग वोट छीनने वाले वोट चोर, इन वोट चोरों को इस बार बिल्कुल चंपारण की धरती से और पूरे बिहार की सत्ता से इनको उखाड़ फेंकना। तो साथियों, बड़ी लड़ाई है। आज इस शहीद मेले में आप लोग आए हैं अपने शहीद को याद करते हुए। तो शहीद को याद करने का मतलब क्या? शहीद को याद करने का मतलब हम सब लोग नारा लगाते हैं, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो शहीद को याद करने का मतलब उनके रास्ते पर चलना, उनके अधूरे काम को पूरा करना। और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कॉमरेड शफाअत से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, वो सारे शहीद हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी को बचा लीजिए। ये अंग्रेजों को भगा करके आजादी आई थी, और आज अमेरिका में बैठ करके वो ट्रंप और ट्रंप के साथ वहां इजराइल वाले हैं। ये अमेरिका और इजराइल की पूरी जोड़ी है, पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। कभी ईरान पर हमला कर देता है, कभी गाजा में लगातार नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और कभी कतार पर हमला कर रहे हैं, कभी हिंदुस्तान पर नजर डाले हुए हैं कि हिंदुस्तान का जो सामान हम बेचते हैं अमेरिका में, उस पर ज्यादा शुल्क लगा दो 50%, ताकि भारत का सामान अमेरिका में ना बिके। और भारत के जो लोग अमेरिका में गए हैं वहां काम करने के लिए, उनको घुसपैठी बोल करके उन तमाम लोगों को हथकड़ी और देरी लगा करके हवाई जहाज में ठूस करके हमारे देश में अपराधी और गुलाम की तरफ भेजा जा रहा है।
तो आज इस अमेरिका की दादागिरी से हिंदुस्तान की आजादी को, स्वाभिमान को कौन बचाएगा? आज इस देश में उस आजादी के आंदोलन से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया कि आम भारत के लोग बिना किसी भेदभाव, धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, जाति अलग अलग है, हमारे खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन हम सब लोगों के लिए इस देश में बिल्कुल बराबरी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सबके बीच में भाईचारा होगा। इस संविधान का क्या होगा अगर हमेशा इस संविधान के ऊपर हमला होता रहेगा? आज अगर इस देश में जिस चंपारण से किसानों ने आवाज उठाई थी, किसानों के लिए जमीन हो, गरीब के पास सम्मान हो, गरीब के पास जीने लायक उनके पास मकान हो, जमीन हो, खेती करने के लिए बटेदारों का अपना हक मिले, उस देश में अगर सब कुछ जल जंगल जमीन अगर पूरे अदानी और अंबानी को दे दिया जाएगा, इस देश के गरीब कहां जाएंगे? हमने देखा कि आपके इस इलाके में भी कितने सारे हमारे बांग्ला भाषी लोग हैं, कब इस देश में बंटवारे के बाद यहाँ आकर के बसे, उनको बसाया गया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उनके सामने बड़ा सवाल है कि उनके सम्मान का, उनके जाति प्रमाण पत्र का, बांग्ला भाषा में पढ़ सके उसके लिए स्कूल का, किताब का, उनके पूरे मान सम्मान का। और आज हम देख रहे हैं कि आप फिर नागरिकता कानून संशोधन करके जगह जगह गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर नागरिकता से, मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गरीबों के मान सम्मान का, सुरक्षा का क्या होगा? और इसीलिए बिल्कुल साफ है, इस देश में हमें फिर एक बार आजादी के आंदोलन की तरह लड़ना होगा। ठीक जैसे आजादी के आंदोलन में अलग अलग रास्ते के लोग थे, गांधी का रास्ता अलग था, भगत सिंह का रास्ता अलग था, कोई लाल झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई हरा झंडा लेकर के चल रहे थे, कोई तिरंगा लेकर के चल रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर से कहा कि इस देश में अंग्रेजों के लाठी गोली का राज बिल्कुल नहीं चलेगा, और अंग्रेजों को भगा दिया इस देश के अंदर से। आज बिल्कुल उसी तरह हम सब लोगों को फिर एक बार खड़ा होना होगा। इस देश में संविधान के ऊपर ये मनुस्मृति का हमला ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। इस देश के अंदर हमारे सामाजिक न्याय, हमारी धर्मनिरपेक्षता, इस देश के अंदर चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर एक एक करके आप जो तोड़ रहे हो, और हर मंदिर मस्जिद के नीचे खुदाई करके कह रहे हो कि भाई यहाँ हमको मंदिर दिख रहा, ये नहीं है। कानून ने कह दिया कि अयोध्या में बन गया, बन गया। अब इसके बाद हिंदुस्तान में जितने हमारे यहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, 1947 में जो स्थिति थी बिल्कुल उसी स्थिति पर सब रहेंगे। और ये मिट्टी के नीचे खुदाई करना बंद करो, इस देश को गड्ढे में गिराना बंद करो। ये देश को आगे बढ़ना है, बिहार को आगे जाना है, और हमें पीछे धकेलने की कोशिश मत करो। ये हिंदुस्तान ने जो तय कर लिया, हमें लगता है कि इस चुनाव में बिहार पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है कि महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुनाव चुरा लिया, दिल्ली में भी किसी तरीके से फिर एक बार नीतीश जी को बैसाखी बना करके, चंद्रबाबू नायडू को बना करके फिर एक बार कुर्सी पे आ गए, और कुर्सी में आ करके बैठ करके लोगों को, गरीब को जेल में डाल रहे हैं, पूरे किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो इस बार बिहार में क्या होगा? और इसीलिए चंपारण के साथियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अगर चंपारण से इस बार एनडीए का पूरा सुथरा साफ कर देंगे तो पूरे बिहार सुथरा साफ कर देगा इस बार, और बिहार में अगर रोक लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग बिल्कुल सुकून महसूस करेंगे। लोगों को लगेगा कि चलो इस देश में आज भी वो चंपारण जिंदा है, और चंपारण के किसान जैसे आजादी के लिए लड़े थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, ये सांप्रदायिक दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ आज भी चंपारण के दलित, चंपारण के अकलियत के लोग, चंपारण के मेहनतकश, चंपारण की महिलाएं बिल्कुल उसी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो आप तमाम साथी जो शहीद सफायत अंसारी को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना सलाम पेश करने के लिए आए हैं, हम सब आपके साथ हैं, और सब लोग मिल करके एक बार यही कहेंगे कि शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।